Good evening, everyone. Am I audible? Can you hear me? Yes, sir. Audio, video both clear? चलिए, तो अब जहां लास्ट लेक्चर हमारा एंड हुआ था अपन वहीं से करते हैं कंटिन्यू। अगर आप रिकॉल करें तो बात चल रही थी पाइथन के इम्प्लीमेंटेशंस की। आज का लेक्चर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पाइथन के इंटरनल कॉन्सेप्ट्स के लिए, तो प्लीज ध्यान से सुनिए, समझिएगा और फिर क्वेरी शूट कीजिएगा जो भी आपके दिमाग में आती है। पहले मैं लास्ट लेक्चर के आखिरी के 2 मिनट रिवाइज कर दूं। तो मैंने आपसे कहा था मार्केट में पाइथन के कई पॉपुलर इंप्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं। बात हुई थी हमारी इस बारे में, यस और नो? हुई थी। उससे पहले एक बार रिकॉल कर लेते हैं अपन, ये इंप्लीमेंटेशन वर्ड का मतलब क्या होता है। क्या मतलब होता है जब आप ये कह रहे हैं कि पाइथन के कई इंप्लीमेंटेशंस अवेलेबल हैं? तो याद कर लेते हैं अपन, इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है पाइथन के 2 सॉफ्टवेयर्स का कॉम्बिनेशन जो आपके प्रोग्राम को चलाने के लिए इंपॉर्टेंट हैं। कौन है ये 2 सॉफ्टवेयर? नंबर 1 इज कंपाइलर, नंबर 2 इज इंटरप्रेटर। राइट? मैंने आपसे फर्स्ट डे भी कहा था पाइथन लोगों को नॉर्मली लगता है सिर्फ एक इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, बट द रियलिटी इज पाइथन इज नॉट जस्ट एन इंटरप्रेटेड लैंग्वेज, इट कंटेन्स एन इंटरप्रेटर एज वेल एज अ कंपाइलर। ये अलग बात है कि कंपाइलर का पार्ट हिडन रहता है, तो हमें दिखता नहीं है कि हमारे कोड में कंपाइलर भी काम कर रहा है, बट यस, हमारे कोड को कंपाइलर हैंडल करता है, जो हम प्रूफ करेंगे जब हम पहले प्रोग्राम को पाइथन में कंपाइल करने का प्रॉपर तरीका देखेंगे। फिर मैंने आपसे कहा था पाइथन के ये जो पॉपुलर इंप्लीमेंटेशंस हैं, इनमें सबसे पॉपुलर इंप्लीमेंटेशन का नाम क्या है, जिसे लोग डी फैक्टो पाइथन बोलते हैं? वेरी गुड, उसका नाम है सी पाइथन। तो पाइथन और सी पाइथन अलग अलग चीजें हैं। पाइथन और सी पाइथन अलग अलग चीजें हैं, बिल्कुल। ये वैसे ही अलग हैं जैसे सी लैंग्वेज और जीसीसी है, या जावा और जेडीके है, या पाइथन और वैसा ही रिलेशन सी पाइथन का है। पाइथन अपने आप में एक लैंग्वेज है, एक एब्स्ट्रैक्ट लैंग्वेज है, जिसके कुछ रूल्स हैं, कुछ रेगुलेशंस हैं, कुछ सिंटेक्सेस हैं। बट जब आप पाइथन को प्रैक्टिकली अपने सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे तो आप कह जरूर सकते हैं आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे हैं, पाइथन पे काम कर रहे हैं, बट आप एक्चुअल में पाइथन का जो सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं इट्स कॉल्ड एज सी पाइथन। तो इसका मतलब सी पाइथन ही पाइथन है, कह सकते हैं बहुत लेमन टर्म्स में, सी पाइथन ही पाइथन है, ऐसा कह सकते हैं। इट्स नॉट रॉन्ग टू से दिस। इसलिए लोग नॉर्मली जब ये कहते हैं हमें पाइथन डाउनलोड करनी है, वो एक्चुअल में डाउनलोड सी पाइथन कर रहे होते हैं। और जब हम डाउनलोड करके टेस्ट करेंगे तब आप देखिएगा मैं आपको इसका प्रूफ भी दूंगा, पता चलेगा हमें कि हम पाइथन के सी पाइथन इंप्लीमेंटेशन को यूज कर रहे हैं। ओके, और ये इंप्लीमेंटेशन कौन बनाता है? ये इंप्लीमेंटेशन को कौन हैंडल करता है? इट इज डिजाइन एंड डेवलप बाय पीएसएफ। यही है जो पीएसएफ की तरफ से बनाया जाता है। बाकी तो फिर अलग अलग कंपनीज बनाती हैं जिनका पीएसएफ से डायरेक्ट कोई एसोसिएशन नहीं है, वो सब पीएसएफ की गाइडलाइंस को फॉलो करते हुए पाइथन के बाकी इंप्लीमेंटेशंस बनाती हैं। और वो इंप्लीमेंटेशंस एज अ पाइथन डेवलपर उतने ज्यादा पॉपुलर नहीं है, क्योंकि हर प्रोग्राम में आपको पाइथन से जावा, पाइथन से सी को कॉल नहीं करना होता। कुछ कोड्स इंडिपेंडेंटली पाइथन पे काम करते हैं, इसलिए भी इन इंप्लीमेंटेशन की जरूरत नहीं होती है। ये सब बातें लास्ट लेक्चर से कनेक्टेड हैं, अगर लेक्चर मिस हो गया होगा तो ये बातें क्लियर नहीं होंगी। यूट्यूब पे 2 लेक्चर्स के वीडियो डले हैं, प्लीज प्लीज देख लीजिएगा आप, तभी आप आज के लेक्चर को और बेटर तरीके से समझ पाएंगे। दूसरा इंप्लीमेंटेशन आपसे मैंने कहा था सी पाइथन के अलावा जाइथन है। राइट? जाइथन किस में लिखा गया है? जाइथन डेवलप करा गया है यूजिंग जावा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वेरी गुड, डेवलप यूजिंग जावा लैंग्वेज। राइट? ऐसे ये सी पाइथन किस में डेवलप हुआ है? ये पीएसएफ ने डेवलप करा है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। और आप पाइथन पढ़ते पढ़ते इस चीज को फील भी करेंगे, देखिएगा। अगर आपने सी पढ़ी है ना, तो पाइथन पढ़ते पढ़ते बहुत सारी चीजें आपको ऐसी दिखेंगी जो आपको सी की याद दिलाएंगी। जैसे सी में पॉइंटर्स होते हैं सी में पॉइंटर्स। पाइथन आपको एक्सप्लिसिट तौर पे पॉइंटर्स नहीं देती है, लेकिन अंदर इंटरनली अपने बहुत सारे कामों के लिए पाइथन यूज करती है पॉइंटर्स। ऐसी बहुत सारी बातें हैं
जो आप पाइथन पढ़ते पढ़ते एकदम से आपको स्ट्राइक करेंगी और आपको याद आएगा सी लैंग्वेज के कुछ कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि सी पाइथन खुद पूरा सॉफ्टवेयर डेवलप करा गया है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। सो जाइथन इज डेवलप्ड इन जावा। देन मैंने आपसे कहा था डॉटनेट में भी पाइथन का इंप्लीमेंटेशन है, एंड दैट इंप्लीमेंटेशन इज कॉल्ड एज आयरन पाइथन। ये डेवलप करा गया है यूजिंग सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जो डॉटनेट प्लेटफॉर्म की एक बेहद पॉपुलर लैंग्वेज है। और लास्ट वाले का नाम क्या था, जल्दी बताइए जरा। लास्ट इंप्लीमेंटेशन का नाम लास्ट लेक्चर में क्या डिस्कस हुआ था? पाईपाई। पाईपाई किस में डेवलप हुआ है? पाईपाई डेवलप हुआ है यूजिंग पाइथन इटसेल्फ। ठीक है, यह हमारा लास्ट लेक्चर एंड हो गया था। अब आज का लेक्चर थोड़ा ज्यादा टेक्निकल भी है, तो मैं इसलिए कह रहा हूं बहुत ध्यान से, आराम आराम से, धीरे धीरे आज के लेक्चर की टेक्निकलिटीज आपके सामने में शेयर करूंगा। बी वेरी वेरी अटेंटिव। अब सुनिए ध्यान से, अगर मैं आपसे पूछता हूं इस सी पाइथन के अंदर कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों हैं, तो आपका जवाब होगा हाँ, सी पाइथन हैज अ कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। मतलब कितने ट्रांसलेटर्स हैं सी पाइथन के पास? 2 ट्रांसलेटर्स हैं। जाइथन के पास भी 2 ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। आयरन पाइथन के पास भी 2 ट्रांसलेटर्स हैं, कंपाइलर प्लस इंटरप्रेटर। लेकिन ये जो पाईपाई है इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स हैं। प्लीज गौर कीजिएगा, ये जो पाईपाई है इसके पास 3 ट्रांसलेटर्स हैं। स्लाइड शेयर नहीं हो रही है क्या? स्क्रीन विजिबल नहीं है आपको? हो रही है? शिव, देन आप अपना स्क्रीन चेक करिएगा। जो मैं लिख रहा हूं वो विजिबल है? पूरा डायग्राम पूरा विजिबल है आपको? राइट। पाईपाई के अंदर याद रखिएगा 3 ट्रांसलेटर्स अवेलेबल हैं। पाईपाई के पास एक कंपाइलर भी है, पाईपाई के पास एक इंटरप्रेटर भी है, और पाईपाई के पास एक और कंपाइलर है जिसका नाम है JITC। पाईपाई के पास एक और कंपाइलर है जिसका नाम है JITC। अभी मैं आपको सिर्फ JITC का फुल फॉर्म और एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दे रहा हूं। JITC का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। JITC का फुल फॉर्म है जस्ट इन टाइम कंपाइलर। यानी ये जो लास्ट वाला है पाईपाई, इसके पास 2 कंपाइलर्स हैं, एक नॉर्मल कंपाइलर है और एक जिट कंपाइलर है। बाकी सारों के पास एक ही कंपाइलर है। आपको लगेगा सर इसका बेनिफिट क्या है 2 कंपाइलर्स का? तो 2 कंपाइलर का बेनिफिट है पाईपाई का स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन पाइथन के बाकी इंप्लीमेंटेशन में सबसे फास्ट है। बहुत शॉर्ट में समझ लीजिए, ये जो जिट है ये एक तरीके का कैटलिस्ट होता है। आई होप सबको याद होगा साइंस में कैटलिस्ट याद है, केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है। तो जैसे कैटलिस्ट केमिकल रिएक्शन की स्पीड बढ़ा देता है, बिल्कुल ऐसे जस्ट इन टाइम कंपाइलर पाइथन के प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाने का काम करता है। कैसे करता है इसके बारे में डिटेल में आपको पाइथन के बेसिक्स पढ़ाने के बाद दूंगा, क्योंकि अभी तो आपने पहला प्रोग्राम भी पाइथन में रन करना नहीं सीखा है। वो अब आप सीखेंगे आज और अगले लेक्चर 2 दिन के अंदर। जब कुछ थोड़ा सा आप कंफर्टेबल हो जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा जिट कैसे काम करता है। अभी बस इतना याद रखिए, जिट का होने का एक फायदा जो पाईपाई को मिलता है वो ये कि स्पीड वाइज पाईपाई बाकी तीनों इंप्लीमेंटेशन, बल्कि 3 नहीं, आप अगर लास्ट लेक्चर में थे तो मैंने आपसे कहा था पाइथन हैज एज मेनी एज 26 इंप्लीमेंटेशंस। तो बाकी के 25 इंप्लीमेंटेशंस के कंपैरिजन में पाईपाई का इंप्लीमेंटेशन या स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन फास्टेस्ट माना गया है। तो अगर कभी किसी इंटरव्यू में आप ये सुने which is the fastest implementation of PyPy, तो आपका जवाब होगा it is which is the fastest implementation of Python, तो आपका जवाब होगा it is PyPy। और बहुत रिजिड नहीं है 26, ये भी याद रखिएगा। ये 26 का 30 भी हो गया हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। मैं आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं कि मिनिमम 26 इंप्लीमेंटेशन तो पाइथन के हैं, कोई बड़ी बात नहीं है आने वाले दिनों में ये 26 का 30-35 इंप्लीमेंटेशन तक पहुंच जाए। बट अभी भी याद रखिए कितने भी इंप्लीमेंटेशन हो, पाईपाई सारे इंप्लीमेंटेशन में फास्टेस्ट है। अब डेफिनेटली एज अ बिगनर इन पाइथन आपके दिमाग में क्वेरी आएगी कि सर फिर हम लोग पाईपाई यूज क्यों नहीं कर रहे हैं? अगर ये इतना बढ़िया है, इतना फास्ट है, तो फिर आपने लास्ट लेक्चर में क्यों कहा था कि हम सी पाइथन यूज करेंगे? तो इसका रीजन सुनिएगा गौर से। सी पाइथन पाइथन का ऑफिशियल वर्जन है
जब भी पाइथन में कुछ अपग्रेडेशंस होते हैं, कुछ नया फीचर आता है, वो हमेशा सी पाइथन में सबसे पहले आता है। उसके बाद ये बाकी जाइथन, आयरन पाइथन और पाईपाई इसको फॉलो करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर लेक्चर्स मिस नहीं करे हैं लास्ट 2, तो बताइए लेटेस्ट वर्जन क्या है मार्केट में? 3.8.5 है। ये किसका है? ये सी पाइथन का है। इन लोगों का अभी 3 वर्जन ही चल रहा है। गौर करिएगा, इन सब का वर्जन 3 पे ही ये काम कर रहे हैं। 3, 3.5 ये उस पे ही चल रहे हैं। लेकिन सी पाइथन आपको हमेशा लेटेस्ट, अपग्रेडेड और सारे के सारे नए प्रॉपर्टीज वाले वर्जन प्रोवाइड करता है। इसलिए हम स्पीड को ज्यादा वेटेज नहीं देते। अगर हमारा प्रोग्राम 1 सेकंड की जगह 1.5 सेकंड्स भी ले रहा है, इट हार्डली मैटर्स। लेकिन सोचिए उसके अगेंस्ट आपको प्रॉपर्टीज, फीचर इतने सारे मिल रहे हैं कि हमेशा हम बाय डिफॉल्ट नॉर्मली सी पाइथन पे ही काम करना पसंद करते हैं। आया मेरा पॉइंट समझ में? क्लियर हुआ? ठीक है। और इन तीनों की स्पीड के बारे में क्या कहेंगे? इन तीनों की स्पीड बिल्कुल सेम है, इसमें कुछ कम ज्यादा नहीं है। दे आर एग्जैक्टली सेम, बट पाईपाई इज द फास्टेस्ट इंप्लीमेंटेशन। हाँ, बाकी सारे में जिट नहीं है सुमित, उसका रीजन मैं आपको बताऊंगा आगे क्यों नहीं है और पाईपाई में जिट क्यों है। ठीक है। जिट होने का एक ड्रॉबैक भी होता है। वो क्या ड्रॉबैक है, उसमें क्या प्रॉब्लम है, वो सब हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना याद रखिए, पाईपाई में जिट है, एंड बिकॉज ऑफ दैट जिट the execution speed of PyPy implementation is very fast as compared to other version, but इतनी भी फास्ट नहीं कि आपके नोटिस में वो स्लोनेस आए। जब आप दोनों को चला के देखेंगे, ऑन एन एवरेज ठीक ठाक ही डिफरेंस आपको दिखेगा, बहुत ज्यादा नोटिसेबल डिफरेंस नहीं आएगा। आ रहा है समझ? लेकिन याद रखिएगा, ये सब सी से धीरे हैं। क्या कहते हैं? इन सब के कंपैरिजन में सी लैंग्वेज आज भी फास्ट है। यस। पाईपाई से भी फास्ट है। यस। ठीक। अब सी फास्ट क्यों है, ये सी से स्लो क्यों है, अगला डिस्कशन हमारा इसी पॉइंट पे जा रहा है। ठीक। तो अभी जो पढ़ा आपने वो क्लियर हुआ? जो अभी स्क्रीन पे दिख रहा है डायग्राम, उसके सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए, राइट? तो पाइथन का हम जो इंप्लीमेंटेशन यूज करेंगे, हम जिसे डाउनलोड करेंगे, वो इंप्लीमेंटेशन होगा सी पाइथन के नाम से। शैल आई प्रोसीड? आगे बढ़े? चलिए, अब है एक और टेक्निकल डिस्कशन, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत क्रूशियल, जो आपको इस गलतफहमी से बचाएगा कि पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर होता है। इस डिस्कशन को ध्यान से सुनिए, आप रियलाइज करेंगे पाइथन में इंटरप्रेटर और कंपाइलर दोनों हैं, और उससे ज्यादा जरूरी क्यों हैं दोनों। क्या जरूरत पड़ रही है कि पाइथन 2 ट्रांसलेटर्स यूज करती है? सी में तो एक ही ट्रांसलेटर होता है, कंपाइलर। पाइथन को 2 ट्रांसलेटर्स की जरूरत क्या है? अब जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं उसका मेन टाइटल है हाउ पाइथन handles compilation / execution of the code। हमारे कोड का पाइथन कंपाइलेशन और एग्जीक्यूशन कैसे हैंडल करती है। ठीक। वॉच वेरी 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 केयरफुली। ठीक है। अगर आप जावा के बैकग्राउंड से हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो आपके लिए एक सिंपल रिवीजन है, अगर आपने जावा करी है तो। और अगर आप सिर्फ C++ के बैकग्राउंड से हैं तो जो मैं बताने जा रहा हूं वो बहुत नया कॉन्सेप्ट है और बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और शायद लाइफ में आप जितनी लैंग्वेजेस अब पढ़ेंगे, पाइथन या कोई भी लैंग्वेज, हर लैंग्वेज में आपको इससे रिलेटेड बातें दिखेंगी जो आज आप फर्स्ट टाइम शायद पढ़ रहे होंगे। अब पाइथन कोड कैसे कंपाइल और हैंडल करती है, उससे पहले अपन एक बार रिकॉल करते हैं। लेट्स रिकॉल हाउ सी लैंग्वेज और सी लैंग्वेज कंपाइलर हैंडल्स द प्रोग्राम। आपके प्रोग्राम को सी लैंग्वेज का कंपाइलर कैसे हैंडल करता है। तो आई थिंक सभी लोग ये जानते होंगे, जब सी लैंग्वेज में आप कोई प्रोग्राम बनाते हैं, वी ऑल नो दैट प्रोग्राम इज कॉल्ड एज सोर्स कोड। जानते हैं ना? बहुत कॉमन तौर पे सुना होगा आपने ये बात। ठीक। अपने डे 1 से प्रोग्रामिंग कैरियर के आप सुनते आ रहे होंगे, जब से जिंदगी में पहली लैंग्वेज पढ़ी होगी, सोर्स कोड नाम आपने सुना होगा। ये सोर्स कोड आप ये भी जानते होंगे सीधे सीधे ऑपरेटिंग सिस्टम के समझ में आता नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम को ये प्रोग्राम कन्वर्ट करके भेजा जाता है और वो ट्रांसलेशन, वो कन्वर्जन करने का काम करता है कंपाइलर। सो कंपाइलर हमारे सोर्स कोड को पढ़ता है। नाउ कम्स सी लैंग्वेज कंपाइलर। कंपाइलर इस सोर्स कोड को पढ़ेगा, एंड वी ऑल नो सी लैंग्वेज की बात अगर हम करें तो कंपाइलर इस सोर्स कोड का ट्रांसलेशन करेगा इनटू समथिंग
विच इज कॉल्ड एज द मशीन कोड। यस और नो, है ना? ये भी बहुत बार आपने सुना होगा, लेकिन इससे आगे की कहानी नॉर्मली लोग सी लैंग्वेज में नहीं सुनते हैं। लेकिन आपको पाइथन अगर अच्छे से पढ़नी है, इन डेप्थ पढ़नी है, तो आपको इससे आगे की स्टोरी भी सुननी पड़ेगी और समझनी भी पड़ेगी। तो समझिए गौर से। अगर मैं आपसे थोड़ा डिटेल में जाकर पूछूं, यार ये मशीन कोड क्या होता है, व्हाट इज दिस मशीन कोड, तो नॉर्मली लोग कहते हैं मशीन कोड का मतलब होता है अ कोड इन बाइनरी फॉर्म, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ जीरोस एंड वंस। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है जो नॉर्मली लोग या तो जानते नहीं है या उन्हें पता नहीं होता या बताया नहीं जाता। वो ये जो मशीन कोड होता है, ये हर मशीन के लिए डिफरेंट तरीके से जनरेट करा जाता है। मैं फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोल रहा हूं, ये जो मशीन कोड होता है, ये हर मशीन के लिए एक डिफरेंट तरीके से जनरेट करा जाता है। अब अगला पॉइंट आएगा, हर मशीन के लिए डिफरेंट तरीके से जनरेट करा जाता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का मतलब समझने के लिए सबसे पहले आपको मशीन शब्द का मतलब समझना पड़ेगा। नॉर्मली अ बिगिनर थिंक्स मशीन मतलब उसका लैपटॉप, उसका कंप्यूटर, सब कुछ जो उसके कंप्यूटर में वो मशीन है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। मशीन वर्ड का मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। दो चीजों का कॉम्बिनेशन होता है। इनमें से एक होता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा होता है आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये दो चीजें जब क्लब होती हैं तो प्रोग्रामिंग वर्ल्ड की वोकैबुलरी बनती है, विच इज कॉल्ड एज मशीन। इसी मशीन का दूसरा नाम, प्लीज ध्यान से सुनिएगा, प्लेटफॉर्म होता है। इसी मशीन का तीसरा नाम एनवायरनमेंट होता है। तो आई थिंक आपने कई बार खुद भी बोला होगा, लोगों को भी ये कहते हुए सुना होगा, विंडोज प्लेटफॉर्म, यूनिक्स प्लेटफॉर्म, मैक प्लेटफॉर्म। आप बहुत बार सुनते होंगे इस चीज को। द वर्ड प्लेटफॉर्म इज नथिंग, इट्स जस्ट अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड सीपीयू। अगर आपको लग रहा है सर यही दोनों क्यों, वाई नॉट हार्ड डिस्क, वाई नॉट रैम, ये भी तो कंप्यूटर का पार्ट होते हैं। तो हार्ड डिस्क, रैम, ये इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस नहीं करते हैं। इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का काम है। ऑपरेटिंग सिस्टम को उसे लोड करना पड़ता है और सीपीयू आपके इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करता है। तो अच्छे से समझिए इस बात को। जब आप मशीन वर्ड बोलते हैं और थोड़ा टेक्निकल होकर उसको समझें, तो मशीन का मतलब ये नहीं है कि आप अपने लैपटॉप को मशीन कह रहे हैं। आपके लैपटॉप के सारे पार्ट्स इग्नोर कीजिए, सिर्फ दो पार्ट्स को फोकस में रखिए, ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू। तो हम मानेंगे ये आपका मशीन है, इसी को हम लोग बोलते हैं प्लेटफॉर्म। अब मुझे बताइए, अगर मेरे पास एक लैपटॉप में विंडोज है और वो विंडोज कोर i5 प्रोसेसर पे रन हो रही है, और मेरे पास एक लैपटॉप में मैक है और वो मैक इमेजिन करिए कोर i7 प्रोसेसर पे रन हो रहा है, तो क्या ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स माने जाएंगे? यस और नो? माने जाएंगे ना ये दो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स, राइट? इसलिए कि ये दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं। क्या इसलिए कि ये दो अलग अलग कंप्यूटर्स हैं? नहीं, इसलिए क्योंकि ये दो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू के कॉम्बिनेशंस हैं। कंप्यूटर का फिजिकल अलग होना उसे एक अलग मशीन या प्लेटफॉर्म नहीं बनाता। कंप्यूटर अलग तब होता है प्रोग्राम की नजरों में जब उसका ओएस या सीपीयू पार्ट चेंज हो जाता है। इन केस यू आर वंडरिंग सर सीपीयू में क्या चेंज होता होगा, तो मैं आपको याद दिला दूं, सीपीयू भी दो फ्लेवर्स में होते हैं, एक 32 बिट आर्किटेक्चर, एक 64 बिट आर्किटेक्चर। सुना है आपने ये भी? 32 बिट प्लेटफॉर्म, 64 बिट प्लेटफॉर्म, विंडोज प्लेटफॉर्म, मैक प्लेटफॉर्म। तो ये चीजें प्रोग्राम के ऊपर असर डालती हैं, प्रोग्राम के ऊपर इफेक्ट डालती हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, ये जो विंडोज प्लेटफॉर्म होता है, इसके लिए जो मशीन कोड बनता है, जो 0 और 1 का कोड बनता है, वो मैक प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है, वो लिनक्स प्लेटफॉर्म के लिए बिल्कुल डिफरेंट होता है। अगर इसी में मैं आपके सामने एक लैपटॉप लिनक्स का भी रख दूं, लिनक्स तो खैर ऑपरेटिंग सिस्टम का जनरल वर्ड है, उबंटू का रख दूं, रेड हैट का रख दूं, फेडोरा का रख दूं, लिनक्स के किसी भी फ्लेवर का रख दूं, और उसके साथ मान लीजिए प्रोसेसर में AMD का यूज कर लूं, एडवांस माइक्रो डिवाइसेस कंपनी का प्रोसेसर यूज कर लूं, तो ये अब मेरे पास गौर करिएगा तीन अलग अलग मशीन्स, तीन अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हो गए। अब इसमें फर्क क्या पड़ता है एज अ प्रोग्रामर? फर्क ये पड़ता है कि जो आपका मशीन कोड होता है, जो आप सी लैंग्वेज के कंपाइलर से प्रोड्यूस कराते हैं,
वो मशीन कोड हर प्लेटफॉर्म के समझ में नहीं आता, वो मशीन कोड उसी प्लेटफॉर्म के समझ में आता है जिस प्लेटफॉर्म के हिसाब के कंपाइलर को आपने यूज करा है, जिस प्लेटफॉर्म के सपोर्टेड कंपाइलर को आपने यूज करा है। फॉर एग्जाम्पल, आई थिंक सभी लोगों ने अपनी लाइफ में कभी ना कभी सी लैंग्वेज में टर्बो कंपाइलर यूज करा होगा। करा है आप लोगों ने यूज? शायद पहला कोड ही आपने टीसी पे लिख के ट्राई करा होगा जब सी पहली बार लाइफ में पढ़ी होगी आपने। अब टीसी कंपाइलर जो मशीन कोड जनरेट करता है, आई थिंक आपको यह भी पता होगा वो .exe फाइल होती है, यस और नो? लेकिन ये .exe फाइल जो टर्बो ने जनरेट करी है, ये विंडोज एक्सेप्ट करेगी, विंडोज पे चलेगा, लेकिन ये .exe फाइल मैक और लिनक्स पे चलना तो दूर की बात, इंस्टॉल तक नहीं होगी, इंस्टॉल तक नहीं होगी। तो अब आप इमेजिन करिए, आपने सी लैंग्वेज में कोई बहुत बढ़िया म्यूजिक प्लेयर या गेम डिजाइन करा, बहुत बड़ा सा एक प्रोजेक्ट आपने सी में डिजाइन करा, टर्बो कंपाइलर से आपने उसको कंपाइल करा, क्योंकि आपके पास विंडोज प्लेटफॉर्म है, विंडोज पे टर्बो कंपाइलर यूज होता है, जीसीसी भी यूज कर सकते हैं, हम मान रहे हैं आप टर्बो यूज कर रहे हैं। टर्बो से आपने मशीन कोड जनरेट करवाया, मशीन कोड .exe फॉर्म में आया, लेकिन अब ये .exe फाइल, अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हैं तो आप उन्हीं कस्टमर्स को सेल आउट कर पाएंगे, उन्हीं क्लाइंट्स को दे पाएंगे जिन क्लाइंट्स का प्लेटफॉर्म आपके प्लेटफॉर्म से मैच करे। और बताइए हमारा प्लेटफॉर्म क्या है अगर हम टर्बो यूज कर रहे हैं तो? जल्दी बोलिए। वेरी गुड। अगर हम टर्बो यूज कर रहे हैं तो हो ही नहीं सकता कि हमारा कोई दूसरा प्लेटफॉर्म हो, हम 100% यूज कर रहे होंगे विंडोज प्लेटफॉर्म। इसका मतलब हमारा मशीन कोड बहुत अच्छे से विंडोज प्लेटफॉर्म पे चलेगा, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलेगा, लेकिन बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे चलना तो दूर, ये इंस्टॉल तक नहीं करा जा सकता। तो फिर एज अ सी डेवलपर आपको क्या करना पड़ेगा? अगर आपको लिनक्स प्लेटफॉर्म के लोगों को अपना सॉफ्टवेयर देना है तो आपको लिनक्स का सपोर्टेड कंपाइलर यूज करना पड़ेगा। आई थिंक जानते होंगे आप, लिनक्स का सपोर्टेड पॉपुलर कंपाइलर है जीसीसी। आप जीसीसी कंपाइलर यूज करेंगे, जीसीसी कंपाइलर से .exe जनरेट करेंगे और वो फिर जाकर उन प्लेटफॉर्म्स पे रन होगी जहां जीसीसी कंपाइलर सपोर्टेड होता है। और जीसीसी लिनक्स पे .exe भी नहीं देगा, जीसीसी आपको लिनक्स के हिसाब से मशीन कोड प्रोड्यूस करके देगा। वो मशीन कोड लिनक्स पे टारगेटेड होगा, लेकिन वो फिर विंडोज पे नहीं चल पाएगा। इसलिए आपने कई बार सुना होगा ये C++ आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। सुना है? हैव यू हर्ड दिस वर्ड? C++ प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट है। आपने ये भी सी में नोटिस करा होगा, जब आप टर्बो कंपाइलर से जीसीसी पे शिफ्ट होते हैं तो डेटा टाइप की साइज, हेडर फाइल के नाम, फंक्शंस के नाम चेंज हो जाते हैं। सब कुछ नहीं, लेकिन कुछ हद तक चेंज हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, सी में इंटीजर की साइज टर्बो कंपाइलर में 2 बाइट होती है, जीसीसी पे जाते हैं तो 2 की जगह हो जाती है 4 बाइट। टर्बो कंपाइलर 9 डेटा टाइप सपोर्ट करता है, जीसीसी कंपाइलर 13 डेटा टाइप सपोर्ट करता है, जबकि दोनों सी लैंग्वेज के कंपाइलर्स हैं। टर्बो में conio.h, dos.h बहुत पॉपुलर हेडर फाइल्स हैं, जीसीसी में ना conio ना dos.h कोई हेडर फाइल आपको देखने को नहीं मिलती। ये सब एक ही बात की तरफ इशारा कर रहा है कि C++ लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट लैंग्वेजेस। जब भी आपके कानों में मशीन कोड वर्ड पड़े, समझ जाइएगा ये मशीन डिपेंडेंट कोड है, ये दुनिया के हर प्लेटफॉर्म पे नहीं चलेगा, ये उसी प्लेटफॉर्म पे चलेगा जिस प्लेटफॉर्म का कंपाइलर आप यूज करके उसको कर रहे हैं कंपाइल। बताएं, ये थ्योरी समझ आई? ये सिर्फ वही कहानी थी जो आप जानते थे, मैंने थोड़ा इन डेप्थ आपको सुना दी है। पता तो आपको भी था कि कंपाइलर मशीन कोड बनाते हैं, बस एक नई चीज शायद ये पता लगी होगी कि वो मशीन कोड हर कंप्यूटर, हर ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता, वो उसी पे चलेगा जिस पे आपके ऑपरेटिंग सिस्टम जैसा प्लेटफॉर्म अवेलेबल हो। कोड ब्लॉक्स और डेव C++ दोनों आईडीईज हैं, यस, और दोनों के अंदर आप जीसीसी यूज करते हैं। और मैं याद दिला दूं आपको सुधीर, कोड ब्लॉक्स और डेव C++ के अंदर जो आप जीसीसी यूज करते हैं वो MingW होता है, वो जीसीसी का विंडोज के लिए बनाया गया वर्जन है। एक जीसीसी आता है लिनक्स के लिए, एक जीसीसी आता है विंडोज के लिए। जो विंडोज का जीसीसी है उसका नाम होता है MingW। तो आप एक्चुअल में कोड ब्लॉक्स में प्योर जीसीसी यूज नहीं कर रहे हैं, उसका स्ट्रिप डाउन वर्जन यूज कर रहे हैं और उसका नाम है MingW, MINGW। हुआ क्लियर? या डेफिनेटली जावा भी इसी कॉन्सेप्ट पे अभी तो आ रहे हैं। प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट भी तो हमने बात करी, अभी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे आते हैं अपन।
Yes, Pushkar. That is why a software asks for OS and architecture before installation. 100%. इसीलिए जब आप इंस्टॉल करते हैं सॉफ्टवेयर तो आपको अलग अलग वर्जन का सपोर्ट मिलता है ना। जब आप नेट से भी डाउनलोड करते हैं तो आपको लोगोज दिखते हैं विंडोज, मैक और लिनक्स के। G++, C++ के कंपाइलर का नाम है सुधीर। GCC का C++ वाले वर्जन का नाम है G++, और GCC के C वाले वर्जन का नाम है C या GCC। When machine code with generated by Python compatible with assembler। मयूर, आप पाइथन का एग्जीक्यूशन समझिए पहले, मैं आपको पाइथन का एग्जीक्यूशन समझा दूं फिर क्लियर हो जाएगा आपको। पाइथन ऐसे मशीन कोड नहीं देती है जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पाइथन इनफैक्ट मशीन कोड देती ही नहीं है। गॉट द पॉइंट मयूर? मैं अभी समझा दूं, अभी तो मैंने सी पढ़ाई है आपको, सी का रिकॉल करवाया है। लेट मी कम टू पाइथन। ये कहानी क्लियर हो गई, मशीन कोड की कहानी क्लियर हो गई, राइट। अभी बताइए इस कहानी में कौन कौन सी लैंग्वेजेस शामिल है? इस कहानी में प्राइमरीली शामिल है सी और C++ लैंग्वेजेस। ये C++ की दुनिया है, ये उनकी स्टोरी है, राइट। अब दुनिया में जो नई लैंग्वेजेस आई, जो मॉडर्न लैंग्वेजेस आई, उन्होंने मशीन कोड के अगेंस्ट अपने कॉन्सेप्ट को रखा। उन्होंने इस ड्रॉबैक को समझा, इस बात को पकड़ा कि अगर हमारा प्रोग्राम भी मशीन कोड में कन्वर्ट हुआ तो फिर हमारा प्रोग्राम भी प्लेटफॉर्म पे डिपेंड करेगा। फिर हमें भी हमारे प्रोग्राम के मल्टीपल वर्जन बनाने पड़ेंगे अगर उसे अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे लेकर जाना है। तो ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस कभी कभी मशीन कोड पे काम नहीं करती। ये सब एक नए कॉन्सेप्ट पे काम करती हैं। अगेन नया इसलिए क्योंकि मैं मान रहा हूं आपने सिर्फ C++ पढ़ी है, बाकी ये कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। इट्स अ वेरी पॉपुलर कॉन्सेप्ट, और इस कॉन्सेप्ट का नाम होता है कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। अभी आप सुन रहे थे द कॉन्सेप्ट ऑफ मशीन कोड, अब सुनिए कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। ठीक है, सुनिएगा गौर से। हम पाइथन पढ़ रहे हैं तो हम पाइथन की बात करते हैं। इमेजिन करिए आपने पाइथन में अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड लिखा। यहां से टेक्निकल डिस्कशन स्टार्ट हो रहा है, प्लीज प्लीज ध्यान दीजिएगा। आपने पाइथन में अपने प्रोग्राम का सोर्स कोड डिजाइन करा। विदाउट डाउट आपके इस प्रोग्राम के सोर्स कोड को भी ट्रांसलेट होना पड़ेगा, वरना कभी भी विंडोज या कोई ऑपरेटिंग सिस्टम आपके सोर्स कोड को समझ पाएगा ही नहीं। यहां आता है रोल पाइथन के कंपाइलर का। पाइथन का कंपाइलर आपके सोर्स कोड को उठाता है और इसे कन्वर्ट करता है। लेकिन पाइथन का कंपाइलर सी के कंपाइलर की तरह कभी मशीन कोड जनरेट नहीं करता। पाइथन का कंपाइलर सी के कंपाइलर की तरह कभी भी मशीन कोड जनरेट नहीं करता है। फिर सवाल आता है, फिर क्या करता है पाइथन का कंपाइलर? पाइथन का कंपाइलर आपके इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है। लेट मी चेंज इट दिस वे। पाइथन का कंपाइलर आपके इस प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देता है इनटू अनदर वेरी वेरी स्पेशल कोड, जिसे हम मशीन कोड नहीं बुलाते, जिसे हम पाइथन की दुनिया में बुलाते हैं बाइट कोड। सवाल आता है, सर ये बाइट कोड क्या होता है? ये बाइट कोड सोर्स कोड और मशीन कोड के बीच का वर्जन होता है। बीच का वर्जन होता है मतलब, बीच का वर्जन होता है मतलब ना ये इंसानों के समझ आता है, ना ये मशीन के समझ में आता है। एक बार फिर याद कीजिए मशीन मतलब, एक बार फिर याद कीजिए मशीन मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू का कॉम्बिनेशन। तो ना तो ये बाइट कोड हम ह्यूमंस के समझ में आएगा, ना ये बाइट कोड ऑपरेटिंग सिस्टम्स के समझ में आएगा। फिर दिमाग में क्वेरी आपकी आएगी, फिर सर ऑपरेटिंग सिस्टम्स इसे रन कैसे करेंगे अगर ऑपरेटिंग सिस्टम्स को ये मशीन कोड समझ ही नहीं, सॉरी बाइट कोड समझ ही नहीं आएगा? तब नोटिस करिए यहां पर किसकी एंट्री होती है। ये है आपका विंडोज प्लेटफॉर्म। ये विंडोज प्लेटफॉर्म किसी हालत में इस मशीन कोड को नहीं समझ, इस बाइट कोड को नहीं समझ सकता, क्योंकि मैंने कहा बाइट कोड्स आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट और नॉन अंडरस्टैंडेबल टू एनी प्लेटफॉर्म। दुनिया का कोई ऑपरेटिंग सिस्टम इन बाइट कोड्स को नहीं समझता। देन व्हाट हैपेंस? तो पाइथन ने एक सॉफ्टवेयर और बनाया है। पाइथन मतलब पीएसएफ ने एक सॉफ्टवेयर और बनाया है। क्या नाम है इस सॉफ्टवेयर का? इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। इस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। शॉर्ट में से क्या बुलाएंगे? शॉर्ट में से आप बुलाएंगे पीवीएम। क्या करता है सॉफ्टवेयर? ये सॉफ्टवेयर आपका ये बाइट कोड उठाता है, फिर क्या करता है?
फिर इस बाइट कोड को विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करके इंस्ट्रक्शंस को पास ऑन करता है विंडोज प्लेटफॉर्म के पास। आई रिपीट, ये पीवीएम सॉफ्टवेयर बाइट कोड लेता है। बाइट कोड किसने बनाया, जल्दी जल्दी बताइए, बाइट कोड किसने बनाया? पाइथन के कंपाइलर ने बनाया। बाइट कोड इज जनरेटेड बाय पाइथन कंपाइलर, राइट। ये बाइट कोड जाता है पीवीएम के पास। पीवीएम क्या करता है? पीवीएम इस बाइट कोड को लेता है और अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से, इस समय डायग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा दिख रहा है? इस समय डायग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा दिख रहा है? विंडोज। तो पीवीएम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से इस बाइट कोड को कर देता है कन्वर्ट, और जब बाइट कोड विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट हो जाएगा तो अब तो विंडोज इसे रन कर पाएगी, अब तो विंडोज इसे रन कर पाएगी, कर पाएगी। लेकिन अभी भी अगर आप सोचें तो आपको ये समझ में आएगा कि सर फिर लिनक्स पे कैसे चलेगा ये कोड? अगर मुझे यही बाइट कोड लिनक्स पे लेकर जाना हो तो गौर करिए कैसे चलेगा। अगर ये लिनक्स प्लेटफॉर्म है और आपको आपका बाइट कोड लिनक्स पे लेकर जाना है तो बस शर्त छोटी सी है कि लिनक्स पे भी ये कोड तभी रन हो पाएगा जब लिनक्स के ऊपर भी अवेलेबल होगा एक सॉफ्टवेयर जिसका नाम अगेन होगा पीवीएम। फिर अगला डाउट, तो सर ये पीवीएम मिलेगा कहां से? ये फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है, आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं कि वो इस पीवीएम को अपने कंप्यूटर पे डालें, और जब आप उनके कंप्यूटर पे ये बाइट कोड देंगे तो ये बाइट कोड डायरेक्टली उनके कंप्यूटर्स के ऊपर जाएगा, और पीवीएम फॉर लिनक्स इज वेरी हैप्पी टू कन्वर्ट दिस बाइट कोड अकॉर्डिंग टू योर लिनक्स प्लेटफॉर्म। तो क्या फिर ऐसा मैक के लिए पीवीएम होता होगा? यस, 100% ऐसा मैक के लिए भी पीवीएम अवेलेबल है। दुनिया के जितने पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, मेनली ये तीन, विंडोज, लिनक्स और मैक, इन सब के लिए बाय डिफॉल्ट पाइथन की तरफ से पीवीएम का सपोर्ट मिलता है। अगर इन पे पीवीएम डाल दिया जाए तो आपका बाइट कोड बना किसी पे भी हो, गौर कीजिएगा वो बड़े आराम से इन ऑपरेटिंग सिस्टम्स के ऊपर रन हो जाएगा। आप डेफिनेटली कह सकते हैं इसका मतलब सर पाइथन पीवीएम पे डिपेंड करती है। बहुत ज्यादा, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। अगर ये पीवीएम नहीं मिला तो पाइथन का कोड एग्जीक्यूट नहीं हो सकता। अब सवाल आता है इंटरप्रेटर कहां बैठा हुआ है? तो जो इंटरप्रेटर की बात मैं आपसे कर रहा था, वो इंटरप्रेटर इसी पीवीएम के अंदर बैठा हुआ है। इसी पीवीएम के अंदर बैठा रहता है इंटरप्रेटर। इधर इसी पीवीएम के अंदर बैठा रहता है एक और इंटरप्रेटर जो विंडोज के हिसाब से कन्वर्ट करेगा, और ये एक और इंटरप्रेटर है जो मैक के हिसाब से कन्वर्ट करेगा। तो अगर ये थ्योरी क्लियर है तो आप मुझे बताइए, इसका मतलब पाइथन का प्रोग्राम 2 बार कन्वर्ट होता है? टेल मी, पाइथन का प्रोग्राम 2 बार कन्वर्ट होता है? यस, एक बार सोर्स कोड से कन्वर्ट होता है बाइट कोड में, फर्दर बाइट कोड से प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट फॉर्म में कन्वर्ट होता है। और करता कौन है उसे कन्वर्ट? उसे कन्वर्ट एग्जैक्टली बोले तो इंटरप्रेटर करता है, और वैसे देखा जाए तो इंटरप्रेटर खुद इस सॉफ्टवेयर का पार्ट है जिस सॉफ्टवेयर का नाम होता है पाइथन वर्चुअल मशीन। अब आप में से जितने लोग जावा जानते हैं, आपको जावा याद आ गई होगी ये पूरी स्टोरी सुन के, और फिर आपका दिमाग ये कह रहा होगा ये तो जावा में भी था, पाइथन ने जावा को कॉपी करा है। नहीं, उल्टा है, जावा ने पाइथन को कॉपी करा है। जावा 1996 में लॉन्च हुई थी, पाइथन याद करिए कब लॉन्च हुई थी? लास्ट लेक्चर 1991 में लॉन्च हुई थी। तो पाइथन ने ये कॉन्सेप्ट जावा से पहले इंट्रोड्यूस करा था। जावा नॉर्मली लोग पहले जावा पढ़ते हैं क्योंकि पाइथन तो अब पॉपुलर हुई है, जावा तो काफी टाइम से पॉपुलर है, बहुत सारे पाइथन सीखने वाले जावा सीख चुके होते हैं, तो उनको लगता है ये तो जावा का फंडा कॉपी हुआ है। कॉपी नहीं हुआ है, एक्चुअल में पाइथन का फंडा जावा ने लिया है। और आईटी में हम कॉपी वॉपी नहीं बोलते हैं, है ना, ये इंसल्ट है बोलना कि कॉपी, हम बोलते हैं इंस्पायर हुआ है। तो आप ये बोलिए जावा पाइथन से इंस्पायर हुई है। जैसे जावा आजकल मशीन लर्निंग को सपोर्ट कर रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कर रही है, क्यों कर रही है? क्योंकि वो इंस्पायर्ड है पाइथन से। उसे लगता है अगर पाइथन कर रही है तो मुझे भी करना चाहिए, राइट? तो खैर ये अलग चीज है, बिजनेस पार्ट हो गया ये तो, बट दिस इज हाउ द कोड इन पाइथन गेट्स कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड। अब सबसे जरूरी बात जो मैं आपको 2 दिन से बोल रहा हूं, दोनों लेक्चर में बोला था, आज भी बोल रहा हूं, ये वाला जो पार्ट होता है, प्लीज ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मैं हाईलाइटेड दिखा रहा हूं, ये वाला जो पार्ट है, कंपाइलर और बाइट कोड वाला जो पार्ट है, याद करिए इसके बारे में एक इंपॉर्टेंट बात क्या बोलेंगे अपन, ये पार्ट मुझसे और आपसे हिडन रहता है, इट रिमेन्स हिडन फ्रॉम प्रोग्रामर। और इसीलिए जिन लोगों ने
टूटी फूटी पाइथन पढ़ी है, जिन्होंने ढंग से पाइथन के वर्किंग को नहीं समझा है, वो यही कहते हुए आपको मिलेंगे कि पाइथन में सिर्फ इंटरप्रेटर रहता है। वो इसलिए क्योंकि ये पार्ट रिवील नहीं करती है, पाइथन रिवील नहीं करती है, एक्सपोज नहीं करती है बाय डिफॉल्ट। और अगर आपको लगता है सर हम एक्सपोज करवा सकते हैं, बिल्कुल करवा सकते हैं, करवाएंगे तभी तो अपनी बात को साबित कर पाएंगे किसी के सामने, वरना कैसे कहेंगे कि ऐसा होता है। फिर एक डाउट ये भी आता है, सर पाइथन इसको छुपा के क्यों रखती है, पाइथन बाइट कोड का जनरेशन बताती क्यों नहीं है प्रोग्रामर्स को। तो याद कीजिए, पाइथन इज अ बिगिनर्स लैंग्वेज। गीडो वैन रॉसर ने कभी नहीं चाहा था कि पाइथन की चीजें बिगनर्स को कॉम्प्लिकेट करें, बिगनर्स को कंफ्यूज करें, उन्हें कॉम्प्लिकेटेड लगे। तो गीडो वैन रॉसन को लगा ये सब अंदर की बातें, बिगनर को तो बस इतना देखना चाहिए, प्रोग्राम लिखा और प्रोग्राम रन हो गया। और वाकई में जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तब आपको इस पूरी कहानी का एहसास भी नहीं होगा। जब आप प्रैक्टिकल देखेंगे ना, तो आपको इस पूरी कहानी का एहसास भी नहीं होगा। आपको फील होगा प्रोग्राम लिखा और रन कर दिया, ये तो सी से भी जल्दी हो गया, बीच में कुछ कंपाइलेशन तो आया ही नहीं। बट एक्चुअल में प्रोग्राम को पाइथन में जब आप रन करते हैं, पहले पाइथन का प्रोग्राम उसके कंपाइलर के पास जाता है, कंपाइलर बाइट कोड बनाता है, बाइट कोड पीवीएम को मिलता है, पीवीएम उसे प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कोड में कन्वर्ट करता है। आया समझ, क्लियर हुआ? नहीं, जावा ने हिडन नहीं रखा है, जावा में ये पूरा एक्सपोज्ड है। जावा में तो आप बाइट कोड देख सकते हैं, जब आप कंपाइल करते हैं तो डॉट क्लास बनती है, पाइथन में नहीं दिखता बाइट कोड, ठीक है। और बाइट कोड का एक्सटेंशन भी बता दूं मैं आपको, ये भी सुन लीजिए जनरल नॉलेज के लिए। पाइथन के बाइट कोड का एक्सटेंशन PYC होता है, .PYC। जो जावा जानते होंगे उन्हें याद होगा वहां एक्सटेंशन क्या होता है, डॉट क्लास। जैसे जावा में डॉट क्लास है, जिन्हें नहीं आती है जावा परेशान मत होइएगा बिल्कुल, अच्छा नहीं आती है। पाइथन सबसे पहले इस कॉन्सेप्ट को लाई, आप पाइथन में सबसे पहले कॉन्सेप्ट पढ़िए। तो पाइथन में एक्सटेंशन .PYC होता है बाइट कोड का। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं, ये PYC फाइल हिडन रहती है, हमें दिखती नहीं है, हमें इसे एक्सपोज करना पड़ता है एक स्पेशल कमांड पाइथन में लिखकर, जो प्रैक्टिकल करते वक्त मैं आपसे शेयर करूंगा। आया समझ, हुआ क्लियर? ठीक है। अब एक और बात सुनिए, ये पाइथन ही नहीं है जो इस फैमिली को बिलोंग करती है, ठीक है। अब मैं आपकी नॉलेज के लिए बता रहा हूं, दुनिया में और कौन कौन सी लैंग्वेजेस बाइट कोड लैंग्वेजेस के नाम से जानी जाती हैं। इन सब के लिए जनरल वर्ड यूज होता है बाइट कोड लैंग्वेजेस। तो नंबर 1 आप पढ़ ही रहे हैं, पाइथन। पाइथन डज नॉट जनरेट मशीन कोड। नंबर 2 जावा। जावा ऑल्सो डज नॉट जनरेट मशीन कोड। जावा के बिल्कुल टक्कर में एंड्रॉइड प्लेटफॉर्म पे एप्स बनाने के लिए 2017 ऑनवर्ड्स एक लैंग्वेज पॉपुलर हुई है, शायद आपने नाम सुना होगा, कॉटलिन। Kotlin also doesn't generate machine code. It also depends on byte code. ऐसे ही ट्विटर सुना है आपने? ट्विटर सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट ट्विटर। ट्विटर जिस लैंग्वेज में कोड की गई थी सबसे पहले, उस लैंग्वेज का नाम था स्केला। स्केला भी वर्क करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। देन वी हैव अनदर लैंग्वेज कॉल्ड ग्रूवी। ग्रूवी भी वर्क करती है ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। और आपको सुनकर सरप्राइज होगा, देयर इज अनदर लैंग्वेज कॉल्ड पिज्जा। पिज्जा लैंग्वेज का नाम है बकायदा, पिज्जा ऑल्सो वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ बाइट कोड। ये दुनिया की वो सारी लैंग्वेजेस हैं जो मशीन कोड के खिलाफ हैं, जिनमें कभी मशीन कोड नहीं बनता, इनमें सिर्फ और सिर्फ बनता है बाइट कोड। आया समझ? और सबके अपने वर्चुअल मशीन होंगी, जल्दी बोलिए, सबकी अपनी वर्चुअल मशीन होंगी। यस, सबकी अपनी वर्चुअल मशीन होंगी। जैसे आप जावा जानते हो तो वहां जेवीएम होता है, अगर आप जावा जानते हो, सुना हो आपने जावा के बारे में इंटरनल्स, तो वहां जेवीएम है, ऐसे यहाँ पीवीएम है। हाँ, ये भी आपके लिए बहुत जरूरी है पॉइंट, ये फुल फॉर्म का मतलब क्या है, क्योंकि आप पहली बार पढ़ रहे हैं सारी चीजें, तो एक एक बात बहुत अच्छे से सीखिए। ये पाइथन वर्चुअल मशीन इसको क्यों बोलते हैं, तो ध्यान से सुनिएगा। पाइथन में पाइथन वर्ड क्यों आ रहा है, इसमें तो कुछ बात करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर पाइथन ने बनाया है, पाइथन के लिए बना है। सो पाइथन वर्ड अलग कर दीजिए, आप ध्यान दीजिए इस वर्ड पे, विच इज वर्चुअल मशीन। मुझे बताइए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड वर्चुअल। वर्चुअल का इंग्लिश में मतलब बताइए, सिंपल, वर्चुअल का इंग्लिश में मतलब है नॉट रियल, यही होता है ना वर्चुअल, राइट। और अगर आज का लेक्चर क्लियर हो रहा है तो मशीन का मतलब बताइए। आज का लेक्चर अगर आपने ध्यान से समझा है तो मशीन का मतलब बताइए। मशीन का मतलब होता है प्लेटफॉर्म, और मैं आपको याद दिला दूं, प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ओएस प्लस सीपीयू, ये दोनों मिल जाएं तो बनता है प्लेटफॉर्म। तो इसका मतलब ध्यान से समझिए, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है, ये जो पीवीएम है ना, ये एक छोटा सा सॉफ्टवेयर है।
लेकिन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर होने के बावजूद ये एक्ट ऐसे करता है, सर्विसेज ऐसी देता है कि ये बिहेव ऐसे करता है जैसे अपने आप में एक पूरी पूरी मशीन है, मतलब कि अपने आप में एक पूरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है। इन अदर वर्ड्स, जो रोल C++ के प्रोग्राम में ऑपरेटिंग सिस्टम्स का आपको याद होगा, याद है? C++ में ऑपरेटिंग सिस्टम के रोल्स याद हैं? जैसे मैं कुछ एक चीजें आपको याद दिला देता हूं। C++ और C में मेन होता है, याद होगा आपको, अगर काफी टाइम भी हो गया है पढ़े हुए तो भी इतना तो याद होगा, वहां मेन नाम का एक फंक्शन होता है। और आपसे ये भी याद होगा, इस मेन को कॉल C++ में OS करता है। पाइथन में आपके प्रोग्राम के किसी भी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट OS नहीं PVM करवाता है। ऐसे ही C++ में आपने पढ़ा होगा, प्रोग्राम को मेमोरी में लोड ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, आपके वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस ऑपरेटिंग सिस्टम देता है। यहां ये सारी गणित, सारी मैथमेटिक्स हैंडल करने का काम करता है पाइथन वर्चुअल मशीन। सो हु लोड्स योर प्रोग्राम इन रैम फॉर एग्जीक्यूशन? PVM loads the program in RAM. Who allocates space for your variables? PVM allocates space. कौन वेरिएबल को डिस्ट्रॉय करता है? याद कीजिए अपना फर्स्ट लेक्चर, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है ना, पाइथन डायनेमिक लैंग्वेज है ना, इसका मतलब उसके बहुत सारे काम डायनेमिकली होते होंगे और वो सारे काम करने का रिस्पॉन्सिबल सॉफ्टवेयर एक ही है और उस सॉफ्टवेयर का नाम है PVM। सो PVM ही प्रोग्राम लोड करता है, PVM ही वेरिएबल्स को मेमोरी में स्पेस देता है, सब कुछ आपके प्रोग्राम के लिए PVM करता है। कंपाइलर तो बस एक काम करके हट जाता है और वो एक काम होता है सोर्स कोड का कन्वर्जन इनटू बाइट कोड। आया समझ पाइथन में कोड कैसे कंपाइल और रन होता है? अब आप बताइए क्या क्वेरीज हैं, क्या डाउट्स हैं आपके? मैं क्वेश्चंस पढ़ नहीं पाया हूं। फरजान का क्वेश्चन है, तो सर अलग अलग प्लेटफॉर्म्स के लिए PVM अलग अलग होंगे? यस, 100% अलग अलग प्लेटफॉर्म्स का PVM अलग अलग होगा, डेफिनेटली, राइट। और आपको सारे PVMs मार्केट में मिलेंगे जब आप अपने कोड को कस्टमर को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उससे पहले वो बताऊंगा आपको कैसे मिलेंगे वो PVM, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूट क्या करते हैं क्लाइंट को? वेरी गुड क्वेश्चन शालू। डिस्ट्रीब्यूट क्लाइंट को करते हैं आपके प्रोग्राम का कोड साथ में PVM का सेटअप, क्लाइंट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे आप अपने प्रोग्राम को अलॉन्ग विद द सेटअप ऑफ PVM, जो आपको पाइथन के डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर में अपने आप मिलता है। जब हम पाइथन में कोड लिखते हैं ना और कस्टमर को डिलीवर करते हैं, उससे पहले एक डिस्ट्रीब्यूशन सॉफ्टवेयर पाइथन का हम यूज करके उस कोड को पैक करके वो पूरा पैक कस्टमर को दे देते हैं, जैसे आप गिफ्ट रैप करके दे रहे हैं। यस, एग्जैक्टली सोर्स कोड प्लस PVM देते हैं और वहीं सारी कहानी इंप्लीमेंट होती है। बाइट कोड कैसा होता है मैं दिखाऊंगा आपको, बाइट कोड कैसा होता है मैं बताऊंगा यार। फर्स्ट प्रोग्राम कंपाइल करेंगे तब मैं बाइट कोड खोल के दिखाऊंगा आपको, उसके अंदर के इंस्ट्रक्शंस दिखाऊंगा कैसे दिखते हैं, राइट। वो सोर्स कोड भी नहीं होते, वो बाइनरी कोड भी नहीं होते, वो एक बिल्कुल डिफरेंट कॉन्सेप्ट होता है। नहीं सुमित, मशीन कोड बनता नहीं है। सुनिए ध्यान से, सबसे पहली बात, PVM के अंदर कौन बैठा है? इंटरप्रेटर बैठा है ना, PVM के अंदर इंटरप्रेटर बैठा है ना। ये इंटरप्रेटर बाइट कोड की एक लाइन उठाएगा, उसे मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा, रन करेगा और उसे डिलीट कर देगा, उस मशीन कोड को डिलीट कर देगा। फिर अगली लाइन उठाएगा, कन्वर्ट करेगा, रन करेगा, डिलीट कर देगा। कभी मशीन कोड परमानेंटली सेव नहीं होता है, जब भी रन होता है बाइट कोड से बार बार कन्वर्ट करके ही रन होता है। तभी तो पाइथन स्लो है ना, तभी तो अपन डे 1 से बोल रहे हैं कि पाइथन में एक ही प्रॉब्लम है बहुत बड़ी, कि स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो है। अरे बिल्कुल समझ में आता है अरविंद, PVM को समझ में नहीं आएगा तो फिर किसको समझ में आएगा? PVM को ही तो समझ में आता है बाइट कोड, PVM को, इंटरप्रेटर को, सबको समझ में आएगा, करेक्ट। 64 बिट और 32 बिट बहुत सारे मतलब है सुमित। अगर ऑपरेटिंग सिस्टम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो अपन ये बोलते हैं 64 बिट या 32 बिट का मतलब है सबसे बड़ा एड्रेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस कर सकता है रैम में, सबसे बड़ा एड्रेस जो ऑपरेटिंग सिस्टम रैम में एक्सेस कर सकता है वो उसका आर्किटेक्चर बताता है। तो अगर मैं कह रहा हूं मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का है, अगर मैं ये कहूं ना मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम 16 बिट का है, तो सबसे बड़ा एड्रेस जो वो एक्सेस कर सकता है रैम में वो 2⁻16 है। उसके आगे की मेमोरी ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए बेकार है, एग्जिस्ट ही नहीं करती। और अगर आप CPU को बोलते हो 32 बिट या 64 बिट, तो इसका मतलब होता है रैम और CPU के बीच में जो डेटा ट्रांसफर हो रहा है, जो इंस्ट्रक्शंस ट्रांसफर हो रहे हैं, वो एक बार में कितनी बिट्स हो रही हैं।
आपने बसेस का नाम सुना है? कंप्यूटर्स में बसेस वर्ड सुना है आपने? बसेस जो सीपीयू और रैम के बीच में ट्रांसफर करते हैं डेटा को, एड्रेसेस को, वो उस बस की साइज होती है। तो अगर सीपीयू 64 बिट है तो सोचिए वो एक बार में 64 बिट के इंस्ट्रक्शंस प्रोसेस कर पाएगा, और अगर 32 बिट है तो वो एक बार में बस 32 बिट कर पाएगा। तो आप मानते हो 64 बिट का सीपीयू 32 बिट से फास्ट होगा? अगर सीपीयू 64 बिट का है तो वो एक बार में ज्यादा इंस्ट्रक्शंस उठा पाएगा, अगर सीपीयू 32 बिट का है तो वो कम इंस्ट्रक्शंस उठा पाएगा। क्लियर हुआ? यस, पाइथन का एक ही कंपाइलर होता है, पाइथन का एक ही कंपाइलर है, वो आपको सी पाइथन में मिलता है, सी पाइथन के अंदर ही आपको पीवीएम भी मिलता है। हाँ, तो ये बात भी जरा कर लें अपन, सभी लोग ध्यान से सुनिए मेरी बात। आप मुझे बताइए, जब हम लोग सी पाइथन डाउनलोड करेंगे तो हमें कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों मिलेंगे? जल्दी बताइए, यस और नो? और इंटरप्रेटर डायरेक्ट नहीं मिलेगा, है ना? अभी तक इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर बोल रहे थे हम, अब हम अपना नाम बदल दें, अब हम ये बोलें कि हमें कंपाइलर प्लस पीवीएम मिलता है। याद रखिएगा, हमें कंपाइलर प्लस पीवीएम मिलता है। और अगर आज का लेक्चर क्लियर है तो ये जो पाई पाई है, अगर मैं इस डायग्राम में पाई पाई को शो करूं आपके सामने, तो आप मानते हैं अगर पाई पाई की बात करी जाए तो पाई पाई के अंदर एक ट्रांसलेटर और है, या यूं कह लीजिए एक ट्रांसलेटर और होगा। कहां बैठा होगा वो ट्रांसलेटर? वो ट्रांसलेटर इस इंटरप्रेटर के साथ में बैठा होगा। क्या नाम है उस ट्रांसलेटर का? उसका नाम है JIT, JITC। बिल्कुल, पीवीएम के अंदर ही है पाई पाई का ट्रांसलेटर। तो बाकी सबके पीवीएम के पास एक ट्रांसलेटर, पाई पाई के पीवीएम के पास दो ट्रांसलेटर। नंबर 1 इंटरप्रेटर, नंबर 2 JIT। क्लियर हुआ? असेंबलर इज डिफरेंट सुमित। असेंबलर असेंबली लैंग्वेज के कोड को लेता है और कन्वर्ट करता है, दैट इज द रोल ऑफ असेंबलर। मयूर, आपका डाउट दूर हो गया? हो गया क्लियर? अब ये सारी पीवीएम के बाद की कहानी है, असेंबलर है नहीं है, वो पीवीएम और ऑपरेटिंग सिस्टम के बीच का इंटरैक्शन है। पाइथन के पास कोई असेंबलर नहीं है, राइट? Why do we need JIT? आकृति, we need JIT to improve the execution speed of the code. JIT आपके कोड का एग्जीक्यूशन स्पीड बढ़ाएगा। कैसे बढ़ाएगा मैं बताऊंगा, जब आपको लूप पढ़ाऊंगा ना मैं, तब आपसे बात करूंगा मैं, क्योंकि JIT का एक्चुअल रोल रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शंस के अंदर आता है। जब भी कोड में कोई रिपीटेटिव इंस्ट्रक्शन होता है तब JIT का रोल आता है। बट हमारे सी पाइथन में JIT नहीं है, ये भी याद रखिएगा। हमारे सी पाइथन में इंटरप्रेटर ही अवेलेबल है। ओके, डाउट सॉल्व? मैं बताऊंगा अभिनव असेंबलर क्या करता है, आगे बताऊंगा मैं। अभी इतना बस मान लीजिए, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे सी में कंपाइलर्स डायरेक्ट मशीन कोड नहीं बनाते, कंपाइलर्स असेंबली कोड बनाते हैं सी में, और असेंबली कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट असेंबलर करता है। फिर सुनिएगा अभिनव, सी लैंग्वेज के अंदर अपन ने शॉर्टकट लिया है कि कंपाइलर मशीन कोड बनाता है। सी लैंग्वेज में कंपाइलर डायरेक्ट मशीन कोड नहीं बनाता, कंपाइलर असेंबली कोड बनाता है, असेंबली कोड असेंबलर के पास जाता है, असेंबलर .exe जनरेट करता है। ठीक है, असेंबलर क्या है? असेंबलर एक सॉफ्टवेयर है जो निमोनिक्स पे काम करता है। असेंबलर भी एक सॉफ्टवेयर है, वो भी एक तरह का ट्रांसलेटर है। तो अगर आपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स पढ़े हो तो आपने सुना होगा दुनिया में 3 तरह के ट्रांसलेटर्स होते हैं। एक का नाम होता है कंपाइलर, एक का नाम होता है इंटरप्रेटर, एक का नाम होता है असेंबलर, राइट? निमोनिक्स क्या है अब मैं आगे बताऊंगा, ऐसे हम पाइथन छोड़ के कहीं और चले जाएंगे। निमोनिक्स बहुत शॉर्ट में असेंबलर को दिए जाने वाले इंस्ट्रक्शंस हैं, सिंपल वर्ड्स हैं जो असेंबलर को इंस्ट्रक्शंस के तौर पे दिए जाते हैं। अभी आप ये मान लो, ठीक है, किसी दिन बात करूंगा आपसे आराम से फुर्सत में, असेंबलर कैसे काम करता है, निमोनिक्स कैसे काम करते हैं, मशीन कोड कैसा होता है, राइट? पाइथन के कंपाइलर का कोई एज सच नाम नहीं है सुधीर, आप बस इंप्लीमेंटेशन का नाम लेते हो, तो से सी पाइथन, जाइथन ऐसे आप बोलते हैं। असेंबली लैंग्वेज, असेंबलर नहीं, असेंबली लैंग्वेज इज द मदर ऑफ एवरी लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है, दुनिया का कोई हैकर क्रैकर कुछ नहीं कर सकता अगर उसे असेंबली की नॉलेज ना हो। असेंबली लेवल पे ही सारी क्रैकिंग चलती है।
सारे सिस्टम्स असेंबली लेवल पे ही हैक होते हैं, राइट? यस निशिता, बाइट कोड लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट लैंग्वेजेस, डेफिनेटली, और मशीन कोड लैंग्वेजेस आर प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट। लेकिन मशीन कोड लैंग्वेजेस का कुछ फायदा है बाइट कोड लैंग्वेजेस के ऊपर? जल्दी बताइए। मशीन कोड का फायदा है, यस, सबसे बड़ा फायदा स्पीड, सबसे बड़ा फायदा स्पीड। दे आर वेरी मच फास्ट एज कंपेयर टू बाइट कोड लैंग्वेजेस। दूसरी बात, आप मानते हो मशीन कोड लैंग्वेजेस पीवीएम जैसे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करती? मशीन कोड लैंग्वेजेस पीवीएम जैसे सॉफ्टवेयर पे डिपेंड नहीं करती, जबकि बाइट कोड लैंग्वेजेस को एक वर्चुअल मशीन चाहिए, बिना वर्चुअल मशीन के वो रन नहीं हो सकती, राइट? नहीं, बहुत हैं सुधीर, बहुत हैं, मैंने तो कुछ के नाम लिए हैं। दुनिया में 900 लैंग्वेजेस हैं सुधीर, उन 900 में से सिर्फ ये 5-6 थोड़ी होंगी प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, बहुत होंगी। मैंने पूरी लिस्ट नहीं लिखी है, और पूरी लिस्ट तो मुझे भी नहीं पता कितनी लैंग्वेजेस होती होंगी जो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट पे काम करती हैं। दिस इज जस्ट वन ऑफ देम, राइट? ये इनमें से कुछ हैं, 5-6 लैंग्वेजेस। गेटिंग इट? आ रहा है समझ सबको? हुआ क्लियर? तो ये पूरी स्टोरी थी। अब आपको मैं स्लाइड में भी दिखा देता हूं, ठीक है? स्क्रीनशॉट्स ले लीजिए आप लोग प्लीज, व्हाइट बोर्ड के स्क्रीनशॉट्स ले लें, बाकी मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा। कुछ इंपॉर्टेंट बातें अब मैं व्हाइट बोर्ड पे ड्रॉ करूंगा, आप उनके स्क्रीनशॉट्स प्लीज ले लें। स्क्रीन विजिबल है पूरी? हाँ, मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा बिल्कुल, बट आप ले लें फिर भी स्क्रीनशॉट्स। दिस इज पेज नंबर 1, दिस इज पेज नंबर 2। इसकी पूरी थ्योरी स्लाइड के अंदर मेंशन्ड है, इसलिए मैंने नोट्स नहीं लिखे हैं यहां पर, सिर्फ डायग्रामेटिकली आपको समझाया है। दिस इज थर्ड पेज, पेज नंबर 1 अगेन, ओके, दिस इज पेज 1। ले लिया? स्क्रीनशॉट्स हो गए? गुड। अब ये जो आपको मैंने पढ़ाया है, इसकी पूरी स्टोरी स्लाइड में आपको दिख जाएगी, है ना? आप एक बार मेरे सामने गो थ्रू कर जाइए, ताकि मुझे भी यकीन हो जाए कि आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है। पढ़िए ध्यान से, थ्योरेटिकली पढ़ लीजिए आप, बाइट कोड और मशीन कोड के बीच का डिफरेंस। दिस इज मशीन कोड, तीनों पॉइंट पढ़िए, पढ़ लेंगे तो प्लीज डन लिखिएगा। जाइथन ओरेकल बनाता है, मतलब ओरेकल ने नहीं, जाइथन ओरेकल कॉर्पोरेशन का प्रोडक्ट नहीं है, जाइथन की अलग ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन है। पढ़ लिया? समझ आ रहा है? ठीक है, वेरी गुड। ये डायग्राम भी क्लियर है आपका? डॉट सी कोड आपने कन्वर्ट करवाया कंपाइलर से, तो कंपाइलर ने उसका बना दिया .exe, और .exe आपके सीपीयू पे डायरेक्टली रन हो गया। ओके, नेक्स्ट डायग्राम। ऐसा करने में फायदा क्या है और नुकसान क्या है? फायदा क्या है? फायदा यह है कि कोड बहुत फास्ट है, क्योंकि कोड नेटिव फॉर्म में आ जाता है। ये वर्ड समझते हैं, नेटिव फॉर्म? नेटिव फॉर्म मतलब अंडरस्टैंडेबल टू द प्लेटफॉर्म, अंडरस्टैंडेबल टू द प्लेटफॉर्म, दिस इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड नेटिव फॉर्म, राइट? आपके ऑपरेटिंग सिस्टम और सीपीयू को डायरेक्टली मशीन कोड समझ में आता है, एंड दैट इज व्हाई इट इज वेरी फास्ट। ड्रॉबैक क्या है? क्योंकि जिस ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए लिखा गया है बस उसी पे रन हो पाएगा, दूसरे पे रन नहीं हो पाएगा, दैट इज द ड्रॉबैक, राइट? फिर इस ये सारी स्लाइड शेयर होंगी, सारी स्लाइड शेयर होंगी, मैं सिर्फ आपको पढ़वा रहा हूं ताकि आपके दिमाग में कोई डाउट ना रह जाए, ठीक? इसीलिए .exe जो सी की विंडोज पे बनी है, वो .exe लिनक्स या मैक के ऊपर आप रन नहीं कर सकते। फाइन, ये डायग्राम जो मेरी बात को डायग्रामेटिकली आपके सामने रख रहा है, टर्बो कंपाइलर ने मशीन कोड दिया, विंडोज उसे चला देगी, लेकिन लिनक्स उसे रिजेक्ट कर देगा, क्योंकि लिनक्स को ये .exe बिल्कुल समझ में नहीं आएगी। फिर क्या होगा? फिर बाइट कोड का कॉन्सेप्ट आएगा। बाइट कोड का कॉन्सेप्ट कहता है मशीन कोड में कन्वर्ट करते ही क्यों हो,
इंटरमीडिएट कोड में कन्वर्ट करो और वो इंटरमीडिएट कोड एक सॉफ्टवेयर के थ्रू फर्दर कन्वर्ट कराओ इनटू मशीन डिपेंडेंट फॉर्मेट, राइट? और वो सॉफ्टवेयर हर लैंग्वेज के लिए अवेलेबल है, पाइथन के लिए अवेलेबल है, और उस सॉफ्टवेयर का नाम है पीवीएम। ठीक है, आप जनरल नाम याद रखना वीएम। किसी इंटरव्यू में अगर आपसे बाइट कोड के बारे में पूछें तो पाइथन वर्ड काट के खाली वीएम वर्ड बोलना आप। That is, bytecode languages work on the principle of virtual machines. What are virtual machines? They are softwares which can convert bytecodes to platform dependent form. ये रहा डायग्राम उसका। हर प्लेटफॉर्म के लिए एक पीवीएम अवेलेबल होगा, वो पीवीएम आपके इस बाइट कोड को रन कर देगा, राइट? फायदा, कोड आपका प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट हो गया, लिखना पड़ेगा आपको एक ही बार, रन आप उसे करेंगे कई बार। नुकसान बस एक ही है, आपके प्रोग्राम का स्पीड ऑफ एग्जीक्यूशन स्लो हो जाएगा। हुआ क्लियर? डन? ठीक है, ये फुल फ्लैश डायग्राम है सी पाइथन की वर्किंग का। आप देख लीजिए, आप जो लिखते हैं वो .py होती है। .py किसका एक्सटेंशन होगा बताइए? आपके प्रोग्राम का। जैसे आप बोलते हैं सोर्स कोड, ये .py कंपाइलर के पास जाएगा और पाइथन का कंपाइलर इसे बना देगा pyc, विच इज बाइट कोड फाइल। ये फर्दर जाएगा पीवीएम के पास और पीवीएम इसे मशीन कोड में कन्वर्ट करके तुरंत रन कर देगा और डिलीट भी कर देगा। ये भी याद रखिएगा, ये सेव नहीं होता है। इसका मतलब पीवीएम को हर बार कन्वर्ट करना पड़ता होगा। अगर प्रोग्राम 10 बार रन होगा तो 10 बार कन्वर्ट होगा। यस, यही कारण है कि पाइथन स्लो है, हर बार कन्वर्ट करके रन करती है पाइथन। ठीक है, क्लियर हो गया पूरा कॉन्सेप्ट? राइट, यही था सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आज के लेक्चर का। अब अगले लेक्चर में अपन बात करेंगे सिस्टम पे सी पाइथन कैसे डाउनलोड करनी है, कैसे कॉन्फ़िगर करना है, कैसे चेक करना है कि हमारे सिस्टम पे पाइथन सक्सेसफुली काम कर रही है। यानी अगला लेक्चर प्रैक्टिकल ओरिएंटेड होगा, ना सिर्फ पाइथन डाउनलोड होगी, आप अपना पहला प्रोग्राम पाइथन में कैसे लिखना है, कैसे रन करना है, ये भी सीखेंगे। यस, मशीन कोड्स का एक्सटेंशन .exe होता है लेकिन विंडोज पे, बाकियों पे डिफरेंट होता है। ओके सुमित? बिल्कुल अभिनव, उसी के लिए जेट होता है, उसी के लिए जेट होता है। वो आप देखेंगे जेट कैसे इसको बचाता है, कुछ ऐसा ही जेट करता है, राइट? चलिए मिलते हैं परसों, आइए सेम टाइम लेते हैं इसका नेक्स्ट लेक्चर। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।